हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन, जो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। समझते इस चीज को? देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, कहाँ मूव करती है? किसी न किसी सरफेस पर। ठीक है, तो उस सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। ठीक है, जो फोर्स उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक सरफेस है, देखिए ये एक सरफेस है, ठीक, और ये सरफेस पर लेट सपोज यहां पर वो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे कर कर, है ना, और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और इसको मैंने कोई एफ फोर्स लगाया और इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो सरफेस है ये इसको इधर की तरफ जाने नहीं देगी। ये सोचेगी कि हम इसको रोक कर रखें। जैसे आप देखते होंगे, जब भी आप कोई भारी कोई ऑब्जेक्ट को आप खींचते हैं, कोई हैवी ऑब्जेक्ट को आप खींचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं खिंचाता है, क्योंकि जमीन पर जब वो ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो जमीन क्या करती है, यानी जो हमारी जो सरफेस वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, यानी रोकने की कोशिश करती है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो जमीन है, यानी ये जो सरफेस है, वो इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, है ना, जो इसके मोशन को होने से रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है ना। हालांकि ये ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है, इसके मोशन को कुछ ही समय तक रोक पाएगी, जब तक हमारे फोर्स का वैल्यू जो है वो इसको खत्म ना कर दे। वो हम आगे समझेंगे कि कैसे ये फ्रिक्शन का वैल्यू खत्म होता है। फिलहाल इतना समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस मूवमेंट के दौरान या मूवमेंट के समय जब कोई सरफेस उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के, रोकने की कोशिश करता है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए इस बात को। अगर हम इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बताइए मुझे कि ये फ्रिक्शन किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, है ना, यानी कि अच्छा, मैं पहले आपको फ्रिक्शन का डेफिनेशन बता देता हूं। क्या होता है फ्रिक्शन का डेफिनेशन? क्या होगा, मैंने तो आपको बता दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्ले सरफेस पर मूव करती है, चाहे वो कोई भी सरफेस, दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसके मोशन को इधर जाने की कोशिश करे, लेकिन ये जमीन चाहेगा कि इधर की तरफ ना जाए, वो जमीन इसको इधर की तरफ एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो इसके मोशन को अपोज करते हैं। क्लियर है? यानी फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टिव फोर्स, है ना, विच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स किस किस बातों पर डिपेंड करेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर सरफेस, ये सरफेस अगर स्मूथ होगा, चिकना होगा, तो ये ज्यादा नहीं रख पाएगा। ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे कि जब कोई स्मूथ सरफेस होता है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा नहीं लग पाता है। ठीक है, जैसे आप लोग कई बार बहुत दिन तक अगर आप कोई हाथ में बैंगल पहने हुए हैं या चूड़ी पहने हुए होते हैं या बैंगल या बाला पहने हुए होते हैं, उसको जब निकालने की कोशिश करते हैं तो निकलता नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, अपने हाथों पर क्या करते हैं, साबुन या कुछ पे लगा लेते हैं, ताकि आपके हाथ का जो सरफेस है ना, वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाए। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप लगाते हैं, उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन जितना, यानी सरफेस जितना स्मूथ होगा, है ना, यानी कि अगर सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, है ना, तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा। चलिए, पहला इस बात पर डिपेंड करेगा सरफेस कैसा। इसीलिए आप क्या देखेंगे कि जब आप किसी टाइल वाले फ्लोर पर, यानी टाइल्स जहां लगा वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचने की जब कोशिश करेंगे तो जल्दी खींचा जाता है एज कंपेयर टू कोई कंक्रीट का, सीमेंट का कोई फ्लोर बना हुआ है। ठीक है, सीमेंट का फ्लोर पर खींचेगा तो नहीं खींचाएगा जल्दी एज कंपेयर टू टाइल्स, क्योंकि टाइल्स का सरफेस चिकना होता है। तो वहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को जब खींचेंगे तो जमीन जो है वो सब्जेक्ट को रोकने के लिए कम फोर्स लगाती है। ठीक है ना, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वो कम लगा पाती है क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो स्मूथनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथनेस घटेगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। चलिए, इस बात पर डिपेंड किया। दूसरा किस बात पर डिपेंड करेगा? दूसरा बात इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि स्मूथनेस और रफनेस, मैं दोनों लिख देता हूं। ठीक है, स्मूथनेस और रफनेस दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा किस बात पर डिपेंड करेगा? दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो बॉडी है या जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जमीन पर किसी भी सरफेस पर, ठीक है ना, वो कितना ज्यादा कांटेक्ट में है। अब मुझे बताइए, अगर ये सरफेस है, ठीक है,
और यहाँ पर एक बॉडी ऐसे रखी हुई, ठीक है, और एक और सर्कल में बना देता हूं, यहाँ पर एक बॉडी लेट्स सपोज ऐसे रखी हुई है। तो आप देखिए अगर मैं इस दोनों को खींचने की कोशिश करूं, है ना, ऐसे खींचने की कोशिश करूं, तो जमीन क्या होगी, जो सरफेस है वो इसको ज्यादा रोक पाएगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका एरिया कम कांटेक्ट, इतना ही बस इतना ही जुड़ा हुआ जमीन से। तो जितना कम ये कांटेक्ट में रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। आप लोग ट्रॉली बैग वाला केस देखेंगे, ट्रॉली बैग में क्या होता है, नीचे व्हील लगा दिया था, हम आगे उसके बारे में और बात करेंगे। व्हील में क्या होता है, व्हील लगाने से जैसे ही आप व्हील लगाते हैं तो आपके ट्रॉली बैग का जो व्हील है और जो आपका सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है। जब कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा, यानी कांटेक्ट कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन अपने आप ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने दूसरा क्या बात किया, हम लोगों ने दूसरा बात किया है कांटेक्ट एरिया, यानी कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा, ये दो बातों पर हमारा क्या आता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहला स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस, है ना, और दूसरा कांटेक्ट एरिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और द सरफेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां समझिए, आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं बात को। अब देखिए, अब ये जो बॉडी, अब मैं पहले ये देख लेता हूं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन का बेसिकली दो टाइप होता है, ठीक है। देखिए, फ्रिक्शन का बेसिकली दो टाइप होता है। एक को मैं बोलता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता हूं, ठीक है। और एक को मैं बोलता हूं डायनेमिक फ्रिक्शन, क्या बोलता हूं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलता हूं। क्लियर है। चलिए, अब देखिए, इस डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर भी दो टाइप के फ्रिक्शन आते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन का फर्दर टू डिवीजन हो जाता है। एक को मैं बोलता हूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और एक को मैं बोलता हूं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बता, नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन पर रखी हुई है, किसी सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है, तब उसके उस सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में जब जो भी फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक कंडीशन में, अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, अभी सिर्फ रखी हुई है, ठीक है। तो रखी होने के कारण जो इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक, रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो मूव करने के कारण ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो ये स्लाइड कर रहा होगा इस सरफेस पर, है ना, ये सरफेस पर स्लाइड कर रहा हो, जैसे आप लोग स्लाइडिंग वाला जो झूला होता है उस पर आप लोग क्या करते हैं, ऊपर में चढ़ते फिर सब स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग है। और एक तो रोलिंग, है ना, कोई ठीक है, कोई व्हील गाड़ी को रोल करते हुए आती है। तो दो तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, स्लाइडिंग के फॉर्म में या रोल के फॉर्म में, ठीक है। रोलिंग फॉर्म में होगा, देखिए स्लाइडिंग होगा तो ऑब्जेक्ट सिंपली इस पर स्लाइड करेगा, ऐसे करते हुए ऐसे स्लाइड करेगा। रोलिंग होगा तो रोल करते हुए, जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस पर रोल करते हुए करेगा मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, क्योंकि है डायनेमिक फ्रिक्शन का टाइप, तो मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट दो तरह से, स्लाइडिंग के फॉर्म में हो रहा है तब भी डायनेमिक फ्रिक्शन ही कहलाएगा, रोलिंग के फॉर्म में हो रहा है तब भी डायनेमिक फ्रिक्शन ही कहलाएगा। बस अंतर इतना है कि स्लाइडिंग के फॉर्म में ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा सरफेस से, है ना, जो स्लाइड कर रहा है, और रोल के फॉर्म में क्या करेगा, रोलिंग करेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मार्कर है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, तो अभी ये जो मार्कर है मेरे हाथ पर क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। तो ये रोल, तो अभी मेरे हाथ और मार्कर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ना रोल ना करके ऐसे स्लाइड करूं, ऐसे करके स्लाइड करूं, ठीक है, तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा हाथ और मार्कर के बीच में, ये लग रहा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, स्लाइड कर रहा है तो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो गया है, ज्यादा ये मेरे हाथ से ज्यादा टच में है एज कंपेयर टू रोलिंग। तो यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा ही होगी। यही कारण है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चढ़ाने के, किसी हाइट पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसको रोल करते हुए चढ़ाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम लगे, है ना। क्योंकि अगर आप उसको स्लाइड करते, उसको आप ढकेलते हुए चढ़ाएंगे तो आप थोड़ा सा उस पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में। क्लियर है। चलिए,
आई होप आपको इस बात समझ में आएगा। अब मैं एक चीज और देखता हूं। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट चल रही है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में डायनेमिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन देखिए, ऑब्जेक्ट जब रुकी हुई तो तब भी फ्रिक्शन लग रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी सरफेस के साथ कांटेक्ट में थी। लेकिन जैसे मैंने फोर्स लगाया तो चलने से जस्ट पहले, समझिए, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं किया है, अभी मूव, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जैसे देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर स्टैटिक भी रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर जैसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं देखा हूं कि ऑब्जेक्ट नहीं चल रही है, अभी मूव नहीं कर रही है, मैंने थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया, देखिए अभी मूव नहीं कर रही, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा और। एक समय ऐसा आएगा जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट होगा चलना, ठीक है, ऑब्जेक्ट जस्ट चलने के लिए स्टार्ट होगा, है ना, तभी उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। और जब चलना स्टार्ट पूरा कर देगा तो डायनेमिक बन जाएगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन में चेंज होने के लिए बीच में एक और पॉइंट है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए आप तभी चला पाएंगे जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और जमीन जो है वो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो जब तक आप 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएंगे, 10 मतलब 11 बोलिए, क्योंकि 10 लगाएंगे तो ये आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब उस समय इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? तो यानी कि आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को चलाना है, ठीक है, इसको मूव कराना है, तो आपने 5 लगाया है लेकिन लग रहा है फ्रिक्शन 10, तो आपको फ्रिक्शन को खत्म करना होगा। तभी तो जैसे उधर से कोई अगर 10 के फोर्स से खींचा तो आपको इधर की तरफ मूव कराने के लिए 10 से ज्यादा 11 लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज 11, आप 10 से 10.1 में लगाएगा तब भी मूव करेगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे 11 लेके चल रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम हो जाए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर जब सेम हुआ, यानी कि अब आपने अगर थोड़ा सा भी फोर्स अपना बढ़ा दिया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगी। जब आप 10-10 दोनों साइड कर लेंगे, अपना फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स 10-10 सेम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा भी अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये मूव करना स्टार्ट करने वाला होता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बातों को हम लोग कैसे देखते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा प्लेन सरफेस पे मूव करे, इंक्लाइंड सरफेस पे भी मूव कर सकती है। तो दोनों के कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी वैल्यू अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, समझिए कैसे। लेट्स सपोज देखिए यहां पर आप जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये कोई सरफेस है, अगर मैं बोलूं ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, अब ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, मैं दोनों एक काम करता हूं, मैं दोनों सरफेस को साथ साथ लेके चलता हूं ताकि आपको समझने में, कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, ये प्लेन सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है और हो सकता है कि ये बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे भी रखी हुई हो, ऐसे करके, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा से बना देता हूं। ठीक, चलिए, तो ये बॉडी हो सकती है, ये कोई इंक्लाइंड है ना, कोई इंक्लाइंड, यहां भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं दोनों को साथ साथ लेकर समझता हूं। देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां रखे होंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं। दैट मींस दिस फोर्स इज F। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसको मैं F बोल रहा हूं। मैंने इस पर फोर्स लगाया है, तो ये बॉडी अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगाएगी, मैं बता चुका हूं फ्रिक्शन कहां लगता है, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी इधर तरफ मूव करने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। मैं मानता हूं कि ये जो सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाने की कोशिश करे, मैं इसको स्मॉल f बोलता हूं फ्रिक्शन को। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ये बॉडी का जो वेट है ना, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। आपको पता है वेट हमेशा कहां एक्ट करता है, नीचे की तरफ बॉडी का वेट एक्ट करता है, W मैं बोल रहा हूं बॉडी का वेट। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं mg, क्या बोल रहा हूं
mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का वेट इस सरफेस पर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये भी तो इसको कहेगी कि एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, है ना, ताकि ऑब्जेक्ट नीचे ना गिर पाए। जैसे आप लोग चेयर पे बैठते हैं, किसी भी आप बेड पे बैठे हुए हैं, तो आप अपना वेट बेड पर लगा रहे हैं, लेकिन बेड क्या कर रही है, वेट एक और फोर्स आपके ऊपर लगा रहे ताकि आप नीचे ना गिर पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन, या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो वो कहां लगेगी, इसके जस्ट ऊपर, यानी कि ये सरफेस इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वेट के बराबर ही होता है, ठीक है। यानी कि आपका जितना वेट है उतना ही रिएक्शन कोई भी सरफेस दे रही है आपके ऊपर भी, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी वेट के बराबर ही होती है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, ठीक है। तो एन की वैल्यू भी वेट के बराबर ही होती है, डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो ये फोर्स आपको पता है, जब दो फोर्स किसी न किसी एंगल पर एक्ट करते हैं तो उन फोर्सों का मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग उसके रिजल्टेंट का यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट कहीं इधर एक्ट कर रहा है, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, आर। किसका, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, इसका रिजल्टेंट फोर्स आर है, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है, लेट्स सपोज इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं फाई। क्या बोलता हूं, फाई। और इस फाई को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि फाई क्या है, फाई क्या है आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा क्या बोल सकते हैं इसको, कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनने वाला जो फोर्स होता है, एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप समझिए इस बात को। अब बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, यहां पर देखिए अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, है ना, तो ये चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही है तो मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूं, ऐसे करके, है ना। ये एफ ही है क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट ऊपर मैं ऐसे बता सकता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या जानता हूं कि आप जो इधर मैं ऐसा बोलूं कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ और नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, इसका अगर मैं रेशियो ले लूं, समझिए इस बात को, अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स एफ, जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका रेशियो ले लूं, तो मुझे एक टर्म मिलता है, इसको मैं बोलता हूं म्यू। क्या बोलता हूं, उसको मैं म्यू बोलता हूं, और इसको मैं बोलता हूं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलता हूं। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि म्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझिए इस बात को, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इसके साथ टेन लगा दूं, किसके साथ, इस फाई के साथ, तो देखिए टेन फाई अगर मैं लिखना चाहूं, टेन फाई तो इक्वल टू क्या होता है, बेस पर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए कौन है, ये एफ है, तो एफ लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, एफ लिख देता हूं। और बेस कौन है, ये तो एन ही है ना, एन लिख देता हूं। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि एफ बाई एन जो वो टेन फाई के बराबर भी है, और एफ बाई एन को मैं म्यू भी बोल सकता हूं। तो आपस में एक रिलेशन क्या मुझे समझ में आ रहा है, आपस में एक रिलेशन ये समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर आप टेन लेते हैं तो वो म्यू के बराबर ही आता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, आपको दोनों याद रखना है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एन बाई म्यू। अगर आप मान लिया यहाँ एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और एन क्या है, एन आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अगर कभी एग्जाम आपको बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, आप सिंपली एफ इक्वल टू कैसे निकालेगा, मान लीजिए मैं यहाँ आपको बता देता हूं, अगर आपको एफ निकालना है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, एफ इक्वल टू क्या कीजिएगा, म्यू को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू एन, ठीक है। अब देखिए म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये बताता है कि कोई भी सरफेस जिसमें मूव कर रही है ऑब्जेक्ट वो कितना रफ है, जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ज्यादा रफनेस होगा, ठीक है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आती है अच्छे से, क्लियर है। अब देखिए ये तो बात हुआ कि जब ऑब्जेक्ट
प्लेन सरफेस पर मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड पर भी तो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक इंक्लाइन सरफेस पर, ठीक है, और यहाँ इंक्लाइन का जो एंगल है इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, चलिए अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, देखिए अल्फा जो होता है उसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलता हूँ? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसको भी समझ लीजिए, क्या बोलता हूँ? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलता हूं। अब देखिए जैसा सेम यहां हुआ है सेम वही कंडीशन यहां भी होगा। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इस बॉडी का वेट एक्ट करेगा। सबसे पहले इस बॉडी का वेट क्या होगा, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्या, इधर ये बॉडी का वेट एक्ट करेगा। यहां पर कितना एक्ट करेगा, W एक्ट करेगा, क्लियर है। अब इस बॉडी का वेट एक्ट करेगा और देखिए इसके यहां पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इधर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा जिसको मैं N बोलता हूं। सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहां पर बस अंतर है क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण ये जो यहां पर है ना, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं इसका कंपोनेंट जो होगा वेट का जो कंपोनेंट, चूंकि अल्फा ही एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है वो अल्फा ही होता है, इसके बराबर ही होता है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा, आप वेक्टर को आप दो फोर्स को क्या करते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको W को आप यहाँ बोल सकते हैं, ये चूंकि अल्फा इसके साथ बन रही है तो क्या हो जाएगा W cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा W cos अल्फा, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट, इस W का एक कंपोनेंट इधर की तरफ एक्ट करेगा। मैं इसको यहाँ पर रेड पेन से बना देता हूँ। इस W का एक इधर की तरफ एक्ट करेगा एक कंपोनेंट, जबकि देखिए किसी भी फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट जो होता है अल्फा एंगल जिसके साथ बनती है उसके साथ मैं कॉस अल्फा लिखता हूं, और जिसके साथ अल्फा एंगल नहीं बनती है दूसरा कंपोनेंट उसका मैं लिखता हूं W sin अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये जो W sin अल्फा यही तो फोर्स इसको इधर की तरफ गिराने की कोशिश करेगा। अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये जो क्या है, ये जो यहाँ मेरा F का जो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स अब W sin अल्फा हो गई है इन द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जब प्लेन क्या हो, झुका हुआ है, तो हम जो फोर्स यहाँ F लगा रहे हैं वो फोर्स W sin अल्फा के बराबर है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जब W sin अल्फा इधर होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा F, ठीक है, क्या करेगा, एक्ट इधर तरफ करेगा, क्लियर है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रहा था। अब देखिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपली जो इक्वेशन मैंने यहाँ यूज किया, जो तरीका यहाँ यूज किया वही तरीका मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं क्या जानता हूं कि अगर मैं F/n लूंगा, ठीक है, F/n, देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं F/n लेने की कोशिश कर रहा हूं, F/n, F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी, जितना मैंने फोर्स लगाया उसके बराबर होगी, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा W, ये इधर लग रही है और ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, और जो फोर्स इसको इधर की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है वो W sin अल्फा है। और मैंने कैसे कंपोनेंट ब्रेक करके लिया आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो देखिए W sin अल्फा और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, W cos अल्फा, W से W खत्म, तो F/n इक्वल टू क्या हो गया आपका, tan अल्फा। और यहां देखिए F/n इक्वल टू tan फाई हो गया, तो tan अल्फा जो है tan फाई के बराबर है और दोनों का दोनों म्यू के बराबर है ना जी। इसका मतलब मुझे एक और रिलेशन यहां मिल गया कि जो आपका tan अल्फा है वो tan फाई के बराबर होगी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उसका tan और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बन रहा है उसका tan, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, क्लियर है। चलिए, और वो दोनों म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है। तो आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूं। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं, छोटा सा चीज है, फिर ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए मैं इसके केस में देख लेता हूं। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसने मूवमेंट के दौरान कुछ ना कुछ वर्क किया। आपको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन पर मूव कर रही है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, मान लेते हैं ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इनिशियली स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई थी, मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पर थी,
लेकिन आपने इस पर जो फोर्स लगाया F, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते करते मान लीजिए कि यहां पहुंच गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऑब्जेक्ट ने मान लेते हैं कि यहां से इसका सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है S, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया है, वर्क में निकालना हूं, क्या निकालना हूं, वर्क डन निकाल रहा हूं। कार्य कितना किया, तो आपको पता है कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स आपको क्या है पता, मैंने आपको बता दिया था कि जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स F इंटू S, F को मैं छोटा f से डिनोट कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो एन को मैं डायरेक्टली क्या बोल देता हूं, मैं म्यू इंटू, चलिए एन बोलता है, एक स्टेप और बढ़ जाता हूं, चलिए। और एन को क्या बोलता है, mg बोलता हूं, क्या, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि एन की वैल्यू वेट के बराबर और वेट की वैल्यू mg के बराबर होती है, क्लियर है। तो mgs, तो आपको ये फॉर्मूला था बाय हार्ट याद रखना है कि अगर आपको किसी भी प्लेन सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसने कितना वर्क किया है आपको निकालना हो, तो आप म्यू इंटू एम जी इंटू एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी तय किया है ऑब्जेक्ट ने, आप निकाल सकते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स है तो आप इतना वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्रिक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा, तक इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, देखिए फ्रिक्शन चैप्टर को समझने के लिए आपको 2-3 बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे फोर्स का जो कॉन्सेप्ट वो पता होना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा वर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको अच्छे से, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। चलिए हम बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट टाइम में डील करेंगे, और इस टॉपिक से अगर कुछ बचा हुआ टॉपिक होगा तो उसको भी हम नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।